हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। यानी हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स देख रहे हैं और ये जावास्क्रिप्ट में लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि हमारा जो कोर्स है इसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं और एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है उसमें हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और MySQL सीखना है। और इस कोर्स में हम ऑलरेडी HTML देख चुके हैं, CSS देख चुके हैं, आप उनके वीडियोस भी इस चैनल पे देख सकते हैं। और साथ में अब हम जो देख रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट का पोर्शन, जिसमें कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बेसिक समझ लिया था कि जावास्क्रिप्ट क्या है और इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, फाइल्स कहाँ लिखी जाती हैं। आज हम लोगों को उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अपने प्रोग्रामिंग का बेसिक स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम ऑपरेटर्स के बारे में भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, अच्छा मैं साथ में प्रोग्राम बना के आपको ये चला के भी दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक फोल्डर है जिसमें मैंने एक फाइल बनाई हुई है home.html और एक फाइल बनाई है j1.js। तो मैं चाहूँ तो जावास्क्रिप्ट का कोड एक अलग फाइल में रख सकता हूँ, पिछली वीडियोस में ये बात डिस्कस भी हुई थी, और उस फाइल को मैं अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर सकता हूँ, या फिर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड अपने ही प्रोग्राम में लिख दूँ, जैसा चाहे हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने home.html फाइल को ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि home.html फाइल में फ़िलहाल कोई खास ज़्यादा कोडिंग नहीं है। यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए मैं बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ। स्क्रिप्ट टैग तब लगाया जाता है जब आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है या कोई भी स्क्रिप्टिंग लिखनी होती है। फिलहाल हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट टैग लगाया मैंने, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हुआ और स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ। वैसे तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है टाइप, जिसकी वैल्यू हमें लिखनी होती है टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, लेकिन आजकल स्क्रिप्टिंग में ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को ही स्क्रिप्टिंग माना जा रहा है, इसलिए हर एक ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता भी है और डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी इसी को मानता है। तो अगर आपने ये टाइप एट्रीब्यूट नहीं भी लिखा और सीधे आपने जावास्क्रिप्ट का कोड इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं या तो जावास्क्रिप्ट के कोड को अलग फाइल में लिखूँ या फिर मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को इसी फाइल में लिखूँ, ये मेरी चॉइस है। फिलहाल मैं इसी फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में आप जब वेरिएबल्स बनाते हैं तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप आप मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि आपने इससे पहले सी लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो वहाँ पे आपने डेटा टाइप्स देखे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। यहाँ पे जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे होते हैं तो आपको सिर्फ वैर कीवर्ड लिखना होता है। वैर कीवर्ड लिखकर आप वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा वैर एक्स, और आपकी मर्जी, आप इसको बनाते वक्त इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते हैं, सिंपली सेमीकोलन लगा के एंड कर दीजिए। और अगर आप इसमें वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर भी सकते हैं। अब आपको ये लगेगा, क्योंकि आप सी लैंग्वेज के अगर बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये लगेगा कि अगर मुझे स्ट्रिंग रखनी है तो क्या मुझे कैर एरे बनाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर आप सिंपली कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रखा माय सर जी, तो ये स्ट्रिंग आप इजीली रख पा रहे हैं, जबकि आपको वेरिएबल बनाने के लिए वही वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट तो इतनी लीनिएंट है कि अगर आपने वैर कीवर्ड नहीं भी लिखा तो भी वो इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगी। यानी आप सीधे वेरिएबल को यूज़ करना चाहें और आपने ऐसा लिख दिया z असाइन 5, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने z का डिक्लेरेशन नहीं करा है तो उस पर एरर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट अपने आप z का डिक्लेरेशन कर देगा। फिर वैर कीवर्ड क्यों लिखना चाहिए? आगे चल के हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। यदि हमने वैर कीवर्ड लिखा है, थोड़े आगे की बात है, लेकिन फिर भी मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आगे तो फिर डिस्कस होगा ही होगा। किसी फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है और वैर कीवर्ड के साथ बनाया है तो वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा उस फंक्शन में। अगर मैंने फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया है पर वैर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है तो वो वेरिएबल उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल ना मानते हुए ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा, जो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट खुद कर देती है। तो फिर जावास्क्रिप्ट में ये कैसे तय होता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक टाइप चलता है। इसका मतलब जब आप उसमें वैल्यू रखते हैं, वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू के आधार पे वेरिएबल का टाइप ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। तो आपने अगर y के अंदर माय सर जी रखा है तो वो एक स्ट्रिंग है, तो उसका टाइप अकॉर्डिंगली हो गया। अगर मैं y के अंदर अब कुछ और वैल्यू रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर रख दिया है, तो ये भी पॉसिबल है। यानी y में कभी स्ट्रिंग हुआ करती थी,
अब दूसरे टाइप की वैल्यू है, तो y का टाइप वैल्यू के हिसाब से चेंज हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएबल है, उसमें डेटा हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू उसमें रख सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम कोई वैल्यू रखेंगे तो पुरानी वैल्यू हट जाएगी और नई वैल्यू ही इफेक्ट में आएगी। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं y असाइन 5 + x, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट y में असाइन हो जाएगा। अब अगर हम वेरिएबल के नेमिंग रूल की बात करें तो यहाँ पे डॉलर सिंबल भी एक्स्ट्रा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सी लैंग्वेज में जानते थे कि किसी भी वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट डिजिट अंडरस्कोर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने लेटर्स लिखा हुआ है, बेसिकली मुझे मोर स्पेसिफिकली लिखना चाहिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, तो आप इसको अल्फ़ाबेट मानिएगा। लेटर का मतलब अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, ए से जेड तक। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, पर हाँ ध्यान रखिएगा कि नेम केस सेंसिटिव होते हैं। यानी आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल वैर ए, ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम है, ओके। आपने बनाया वैर कैपिटल है, ये भी वेरिएबल का नाम है। दोनों वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो जो स्मॉल लेटर में लिखा है वो अलग है और जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो अलग माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो आप HTML देख रहे हैं, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ये बॉडी टैग लिख रहे हैं, बॉडी की स्पेलिंग अगर आपने कैपिटल में भी लिख दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर केस सेंसिटिव है, इसीलिए स्मॉल ए और कैपिटल ए को डिफरेंट ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा, जो वेरिएबल का नाम है उसमें अल्फ़ाबेट डिजिट अंडरस्कोर के अलावा और क्या सिंबल आ सकता है? डॉलर साइन। हाँ, सी लैंग्वेज में आप अल्फ़ाबेट डिजिट अंडरस्कोर के अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते थे, यहाँ डॉलर साइन भी अलाउड है। एक और बात जो सी लैंग्वेज से रिलेटेड ही आपको लगेगी कि किसी भी वेरिएबल के नाम का पहला लेटर कभी डिजिट नहीं हो सकता। बिल्कुल वही रूल यहाँ पर भी है, डिजिट नहीं हो सकता, अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है, पर ज़्यादातर हम लोग अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिखा A1, ये तो हो सकता है, डॉलर साइन ये भी हो सकता है, अंडरस्कोर ये भी हो सकता है, इसमें कैपिटल, ये पूरा वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो क्या नाम नहीं हो सकता? जैसे मैंने लिखा A-1, ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइफन लिखा है, हमने डैश लिखा है, ये अलाउड नहीं है। अंडरस्कोर लिखते हो, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने लिखा A.B1, ये अलाउड नहीं है क्योंकि डॉट अलाउड नहीं है। A-B1, हाँ ऐसा आप लिख सकते हैं। पहला सिंबल अगर डॉलर साइन बनाते हैं तो यस, ये भी सही है। अगर आप पहला सिंबल लिखते हैं 2 तो ये सही नहीं है। आप देखिए खुद, ये रेड कलर में हो गया है, मतलब ये सही नहीं है, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ओके, तो पहला लेटर कभी डिजिट नहीं होगा। पहला लेटर अंडरस्कोर, हाँ अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, ये सब अलाउड है। तो हमको समझ में आया कि नेमिंग रूल्स क्या हैं। अब बात करते हैं रीडिक्लेरेशन की। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल बनाया हुआ है x, आप देखिए ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है x। अब अगर मैंने इस वेरिएबल को दोबारा बना दिया, ओके, मतलब मैंने क्या किया, मैंने var x लिखकर इसमें वैल्यू रख दी 3, या वैल्यू नहीं भी रखी, दोनों बातें हो सकती हैं। मैंने ऐसा लिख दिया, तो क्या ये पुराना वाला x जिसमें 4 था वो एग्जिस्ट करता है और आपने एक और x बना लिया? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। यानी 2 बार आपने var x लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि वेरिएबल 2 बार बन जाएगा और ना ही कोई एरर आएगी, बल्कि var कीवर्ड भले ही दोबारा लिख दिया है, जावास्क्रिप्ट चेक कर लेगी कि इस नाम का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो नया वेरिएबल नहीं बनाएगी, यानी एक बार फिर से x नहीं बनाए। और ना ही ऐसा हुआ है कि उसकी वैल्यू लॉस हुई है, यानी अगर x में 4 रखा था तो अभी भी x में 4 है। हाँ, अगर आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर दी है तो डेफिनेटली x की वैल्यू चेंज होके 3 हो गई। x एक ही बना है, 2 नहीं बने हैं, और जो वैल्यू लास्ट में उसमें असाइन करोगे वही वैल्यू उसमें दिखेगी, और कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो पुरानी वैल्यू ही इसमें एग्जिस्ट करेगी, यानी अभी भी इसके अंदर 4 है। ठीक है। कनकैटिनेशन ऑपरेटर। अब कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर। जो लोग जावा से फैमिलियर हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने केवल C++ पढ़ा है उन लोगों के लिए थोड़ी सी नई बात हो जाएगी। तो कनकैटिनेशन ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर है प्लस। जैसे
अगर मैं 3 + 4 लिखता हूँ तो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर नहीं है। ये क्या है? ये एक ऑपरेटर है प्लस, जो कि एडिशन कर रहा है, जो आप अच्छे से जानते हैं। तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर की शर्त क्या है? कम से कम कोई एक ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड है इसके, एक है 3 एक है 4, तो 3 4 में से कम कोई एक स्ट्रिंग होना जरूरी है, तब इस प्लस को हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर मानेंगे। यानी कंकैटिनेशन ऑपरेटर के जो 2 ऑपरेंड्स होते हैं उनमें से कम किसी एक को स्ट्रिंग होना जरूरी है। दोनों भी स्ट्रिंग हो सकते हैं, और अगर स्ट्रिंग नहीं है, दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर ये प्लस एडिशन ऑपरेटर। तो प्लस 2 तरीके से बिहेव करता है। प्लस दोनों बार बाइनरी ऑपरेटर ही है, यानी इसको 2 ऑपरेंड ही चाहिए, लेकिन प्लस कई बार एडिशन का काम करता है और कई बार कंकैटिनेशन का काम कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑपरेंड्स के नेचर पे। तो अगर प्लस का एक ऑपरेंड भी स्ट्रिंग है तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर माना जाएगा। कंकैटिनेशन क्या करता है? ये अपेंड कर देता है, दोनों को अटैच कर देता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा हेलो, अब ये हेलो को डबल कोट्स में अगर मैं लिख दूंगा तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी, और हेलो में मैंने एक इंटीजर को कंकैटिनेट किया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट मैं साइड में कमेंट लगा के लिख देता हूं। इसका रिजल्ट आएगा हेलो 4। देखिए, यानी इसका रिजल्ट क्या आया? एक स्ट्रिंग। कंकैटिनेशन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा एक स्ट्रिंग आता है, और वो क्या किया उसने दोनों को एक के बाद एक जोड़ दिया, यानी हेलो और 4 को मिलाकर एक सिंगल स्ट्रिंग बना दी। तो आप अगर कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो एक ऑपरेंड आपका स्ट्रिंग है, चाहे वो लेफ्ट ऑपरेंड हो चाहे राइट ऑपरेंड हो, और दूसरा ऑपरेंड स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई दूसरे प्रकार का भी हो सकता है। अगर मैं स्ट्रिंग लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा हेलो, क्योंकि मैंने स्पेस भी दिए, स्टूडेंट्स। यानी रिजल्ट तो हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। अगर आपने यहां पर हेलो की जगह लिख दिया 5.4 तो ये हो जाएगा हेलो की जगह पर 5.4, यानी ये पूरे मिलके एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई। तो ये है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, बहुत यूज में आने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि हेलो एक स्ट्रिंग है, इसमें कंकैटिनेट हो रही है स्पेस, और उसके बाद कंकैटिनेट हो रही है स्टूडेंट्स नाम की स्ट्रिंग। तो ये तीनों ही स्ट्रिंग है जिनको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो ये मिलकर एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी। यहाँ पे 2 नंबर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है, उसमें 4। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप इसको करके देखिए। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सोचिए जरा वाई में क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आपने सोच लिया है तो देखिए एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है डबल कोट्स में लिखा है 2 + 4 + 5। तो होगा ये कि पहले दोनों प्लस में से लेफ्ट वाला प्लस चलेगा, तो उसका एक ऑपरेंड है स्ट्रिंग 2 और एक ऑपरेंड है इंटीजर 4, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और इसकी जगह जो रिजल्ट आ जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी x में असाइन हो रहा होगा 2 और 4 मिलके हो गया स्ट्रिंग 24, और उसमें कंकैटिनेट हो रहा है 5, जिसका फर्दर रिजल्ट आएगा तो x में असाइन होने वाला है एज अ स्ट्रिंग 245। तो अगर आपने प्रेसिडेंस का ध्यान नहीं रखा, आपको एसोसिएटिविटी ध्यान नहीं रही, तो आप गलती से 4 और 5 को पहले जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 9, तो आप सोचेंगे इसका रिजल्ट आ रहा है 29, जबकि वो गलत होगा। सही इसका आंसर आ रहा है 245। तो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। ध्यान रखिए, अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, असाइनमेंट और इक्वल टू में हो जाते हैं कंफ्यूज। ध्यान रखिए, इक्वल टू 2 बार ये सिंबल बनाने से बन रहा है, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ 1 बार बनाने से बनता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर में फर्क है। इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है, 2 एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन अगर करना है तो, और असाइनमेंट ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए नहीं, कुछ स्टोर करने के लिए होता है। तो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया, जैसे ये लिखा है आपने x में असाइन कर दो 4, तो ये 4 किस में चला जाएगा? x में। यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी जावास्क्रिप्ट में है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, प्लस प्लस, माइनस माइनस। आई होप अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी है जैसे कि सी लैंग्वेज, तो आपने सारे ही ऑपरेटर्स वहाँ पे देखे होंगे। तो एक बार मैं जल्दी से क्विक रिवीजन इसका करा देता हूँ आपको। अगर
हम समझना चाहें कि प्लस ऑपरेटर का क्या मतलब है, तो ये तो सभी को मालूम होगा। अगर मैं लिखता हूँ 3 + 4 तो इसका आंसर आ जाएगा 7। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 3 - 4 तो रिजल्ट आएगा -1। अगर मैं लिखता हूँ 3 × 4 तो इसका रिजल्ट आ जाता है 12। तो आपको ये सारा कुछ अच्छे से मालूम है। लेकिन अब मैं अगर लिखता हूँ 3/4 तो इसका रिजल्ट क्या आता है। आइए इस चीज़ को तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पर सपोज करिए लिखा, मैं यहीं पे कर देता हूँ 3/4, ठीक है, और ये सब कुछ हटा देता हूँ। इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है एक, जिसमें मैं वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ x की। तो स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा x की क्या वैल्यू आ रही है। तो इस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश किया, देखिए 0.75 आ रहा है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि C लैंग्वेज में जब आप पढ़ते हैं तो 3/4 का रिजल्ट आता है 0। क्यों 0 आता है? क्योंकि C में रूल था कि दोनों अगर इंटीजर हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.75। तो यही बात आपको डिफरेंस ध्यान में लाने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिया। अब बात करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर की। अगर आप मॉड्यूलो ऑपरेटर की बात करें तो ये रिमाइंडर देता है। जैसे कि आपने लिखा 3 mod 4 तो इसका रिजल्ट आएगा 3। क्यों 3 आएगा? क्योंकि आपने 3 को डिवाइड किया 4 से, और क्योंकि 4 1 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 0 0 और रिमाइंडर आया 3। अगर आपने लिखा 11 mod 4 तो रिजल्ट क्या आएगा? 11 को 4 से डिवाइड करिए तो 2 टाइम्स जाएगा, 8 आएगा, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो इसका आंसर भी 3 आया। अगर मैंने लिखा 12 mod 3 तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरीके से मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में और कौन सा ऑपरेटर बचता है? जैसे कि प्लस प्लस। इस ऑपरेटर को दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, या फिर आप वेरिएबल के पहले लिख सकते हैं प्लस प्लस, इसको बोलते हैं हम प्री इंक्रीमेंट। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम होती है, असाइनमेंट से भी कम होती है, जबकि प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी एक्सप्रेशन में अगर पोस्ट इंक्रीमेंट भी लगा, प्री इंक्रीमेंट भी लगा, तो पहले आप किसको चलाएंगे? प्री इंक्रीमेंट को चलाएंगे। अब प्री इंक्रीमेंट को चलाना है। मान लीजिए कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आप ज़रा कैलकुलेट करिएगा। वैसे मैंने बताया नहीं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास x है जिसमें वैल्यू 5 रखी हुई है, और इसके अलावा मैंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ है y। अब मैं क्या करता हूँ कि y में असाइन करता हूँ x ++, ठीक है, और वैल्यू जब प्रिंट कराता हूँ तो पहले x की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, x = और देखिए इसमें मैं कंकैटिनेट करूँगा x की वैल्यू, और फिर कंकैटिनेट कर रहा हूँ y = ये स्ट्रिंग के रूप में है, और इसमें कंकैटिनेट कर देता हूँ y की वैल्यू। तो देखिए कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ भी हो गया। अब आप स्क्रीन को पॉज करके इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा और आउटपुट में क्या दिखना चाहिए। अगर आपने कर लिया है तो अब मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में देखिए कितने ऑपरेटर्स हैं। इसमें 2 ऑपरेटर हैं, एक असाइनमेंट और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पर क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले असाइनमेंट होगा, तो x की वैल्यू पहले y में चल जाएगी। x की वैल्यू कितनी है? 5। तो y में भी क्या चल जाएगा? 5। अब x और y दोनों में 5 रखा हुआ है, ये ध्यान रखिए। अब जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा तो केवल x की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। y में कोई चेंजेस नहीं हुए, y 5 ही है, x की वैल्यू बढ़कर हो गई है 6। तो x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। इसको एक बार रन करके भी हम देखते हैं। तो हमने इसको रन किया, देखिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 आ रही है। अब यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं, ये प्लस प्लस को यहाँ से हटाकर मैं पहले लगा दूं, तो ये हो जाता है प्री इंक्रीमेंट। अब क्या होगा? अब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर असाइन होगा। तो x की वैल्यू पहले बढ़कर 5 से 6 हो गई। उसके बाद जब असाइन हुआ तो x की वैल्यू y में कॉपी हुई, तो x की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो y में भी 6 जाएगा। इसलिए x और y दोनों की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 6 प्रिंट होगी। तो हम एक बार इसको भी चला के देखें। ये देखिए x और y दोनों की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, माइनस माइनस की बात करें तो माइनस माइनस में भी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। आप ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। और सेम बात है कि अगर आप पोस्ट डिक्रीमेंट लिख रहे हैं, जैसे कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है और ये वाला प्री डिक्रीमेंट है, तो
पोस्ट डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है जबकि प्री डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये क्या करता है, वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता है, जबकि प्लस प्लस क्या करता है, वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। तो दोनों में यही फर्क है। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। ये भी अक्सर यूज होते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, देखने में 2 ऑपरेटर्स के बराबर है लेकिन एक्चुअल में वो कहलाता है एक ही ऑपरेटर। हाँ, काम भी 2 ऑपरेटर के बराबर करता है। आपने इसे भी सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो आइए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस असाइन। ये वैसे बोलते इसको असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है x प्लस असाइन 4, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x में असाइन करो x प्लस 4। यानी सबसे पहले तो जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही x में असाइन हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x असाइन, अभी देखिए मल्टीप्लाई है ना, x असाइन 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x और 3 का तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप x में असाइन कर दीजिए। और सभी का, बाकी सबका भी मतलब इसी प्रकार है। तो ये हो गए आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आता है। तो ये इक्वल टू है जैसे कि आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर एक और ऑपरेटर आप देखेंगे, ये जो 3 बार बना हुआ है, क्या फर्क होता है इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इक्वल टू की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और इसका नाम है x और इसमें वैल्यू रखी हुई है 2, लेकिन एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर मैंने एक और वेरिएबल बनाया और इसका नाम रखा y और इसमें वैल्यू रख रहा हूं लेकिन नंबर है और वो है 2। अब देखा जाए तो फेस वैल्यू तो दोनों की 2 है, लेकिन टाइप दोनों का अलग अलग है। अब क्या होगा अगर मैं x इक्वल टू y लिखूंगा, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा कि फॉल्स। अब देखा जाए तो फेस वैल्यू तो सेम है पर टाइप में अंतर है, तो ये वाला इक्वल टू टाइप को नहीं देखता, सिर्फ फेस वैल्यू को देखता है, तो इसलिए ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। और अगर आप लगाते हैं x ट्रिपल इक्वल टू, है ना, ये 3 बार बना देते हैं, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि ये टाइप भी देखेगा फेस वैल्यू भी देखेगा। मतलब पहले तो फेस वैल्यू देखी तो दोनों की फेस वैल्यू 2 है, उसके बाद टाइप देखेगा तो एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, इसलिए इसने रिजल्ट फॉल्स दिया। तो जो टाइप को भी कंसिडर करता है वो है ये, ठीक है, बात समझ में आई। टाइप भी सेम होगा तभी जाके x ट्रिपल इक्वल टू y ट्रू होगा। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि सी लैंग्वेज में भी आपने पढ़े होंगे। कंपैरिजन करना होता है अगर ट्रुथ वैल्यूज की चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 3 ग्रेटर देन 4, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो इनका रिजल्ट जो आता है वो ट्रू फॉल्स में ही आता है। अब बेसिक ऑपरेटर्स भी हमने समझ लिए हैं और हमने वेरिएबल्स के बारे में भी समझ लिया है, तो हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल बेसिक बातें समझ चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, इन सब पे वीडियोस मिलेंगे। और मैं डेली उसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अभी तो मैं 2 वीडियोस पर डे अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है भविष्य में और ज़्यादा वीडियोस पर डे अपलोड करूँ। आप उसको विजिट करेंगे, जब भी विजिट करेंगे आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट उसमें हमेशा मिल रहा होगा। तो आप इस साइट को विजिट करिए, आपको अच्छा लगेगा। प्लस इसमें 2 बहुत अच्छी बातें आपको नोट करने को मिलेगी। एक तो ये कि सारे वीडियोस हिंदी में, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। दूसरी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कारण सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं शिक्षा का समान अधिकार मिले, सबको पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो फाइनेंशियली उतना साउंड ना हो, चाहे वो ऐसी सिटी में रहता हो जहाँ पे उसे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या जो भी रीज़न हो। अगर उसको इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी तो उसे भी बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगी, उसको भी बराबर का मौका मिल पाएगा कुछ अपना हुनर दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को, वेबसाइट को, तो ये कई लोगों के बहुत काम आएगा। थैंक यू।